नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे राजस्थान में पीएम की हुकार की, वर्ल्ड कप से पहले होने वाली आतिशबाजी की, इंडिया की जर्सी पर हुए बवाल की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव का, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने किया ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। विधानसभा चुनावों को 2023 के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने जीत का मंत्र दे रही है और बता दें सभी राजनीतिक पार्टी जो है पूरा दम लगा रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान में जो है अब की बार तमाम सरकार बन जाए। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भरतपुर के राजस्थान पहुंचे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो संबोधन था, जय भारत माता के नारों से जो है शुरुआत की। लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने कांग्रेस पे भी हमला बोला। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जो है कि अशोक गहलोत को जादूगर बताया और 3 दिसंबर को कांग्रेस को जो है छूमंतर कहने की बात कही। लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सभी राजस्थान के लोगों से कहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपके जो वादे हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार देखा जा रहा था राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खिलाफ पूरी तरीके से जो अपने संबोधन में उन्होंने उनको जम के जो है लताड़ा। और उसके बाद भी यही इस बार साफ तौर पर कहा है कि अब की बार कांग्रेस के जो वादे थे वो कांग्रेस ने अभी तक पूरे नहीं करे हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि आखिरकार राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो है G26 सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर G26 सम्मेलन का जो है डंका बज रहा है। लेकिन उसके बाद भी लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट राजस्थान की जनता करेगी। लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत का मूल मंत्र जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन उस तमाम ऐसे मुद्दों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक भी जो है अपने वादे पूरे नहीं करे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल को यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 के लिए 23 का ये मैच बेहद ही शानदार होने वाला है। बता दें कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस मैच में आमने सामने होंगी। इस दौरान 19 नवंबर यानी रविवार कल इस मैच को खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच आयोजित होगा, जिसको लेकर आईसीसी ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं और आईसीसी की तरफ से इस मैच में होने वाले सभी कार्यक्रमों को घोषित कर दिया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच से ठीक पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अहमदाबाद के आसमान में करतब दिखाएंगे। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक और द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही विश्व कप के फाइनल समारोह में इनिंग ब्रेक के दौरान लोकप्रिय गायक प्रतिमा अपने 500 गायकों और नर्तकों की टीम के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी। उनके अलावा जोनीता गांधी, अमृत मिश्रा, आकाश सिंह और तुषार जोशी भी परफॉर्मेंस करेंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच से ठीक पहले भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान अहमदाबाद के आसमान में करतब दिखाएंगे। साथ ही फाइनल समारोह में इनिंग ब्रेक के दौरान लोकप्रिय गायक प्रतिमा अपने 500 गायकों और नर्तकों की टीम के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी। उसके अलावा ज्योति गांधी, अमित मिश्रा और आकाश सिंह, तुषार जोशी भी परफॉर्मेंस करेंगे। फर्स्ट इनिंग ब्रेक में आदित्य गढ़वा की परफॉर्मेंस होगी। वहीं दूसरी पारी के ब्रेक के लिए रात 8:30 बजे 90 सेकंड के लिए लाइट एंड साउंड का शो का आयोजित किया गया है। बता दें कि विश्व कप 2023 का फाइनल इस बार बेहद ही शानदार होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित करा है कि वो अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद हों और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित मैच को देखें। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। विश्व कप के फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी पर बवाल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भगवा रंग का यूज किया जा रहा है उससे देश के लिए खतरा हो सकता है। पूरा देश भगवाकरण करने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर भारतीय क्रिकेट
क्रिकेट समेत देश भर के विभिन्न संस्थानों का भगवाकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर न केवल क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी बल्कि मेट्रो स्टेशन की पेंटिंग पर भी भगवा रंग पेश किए जाने पर आरोप लगाया है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो ममता बनर्जी के जवाबों का पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद शहर को नीले और सफेद रंग से रंगा है। ये पहली बार नहीं है जो भगवा रंग को लेकर इतने बवाल शुरू हुए हैं। इससे पहले भी पठान मूवी को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। उस समय हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भगवा रंग को लेकर बहुत बवाल मचाया था, जिसकी वजह से उस मूवी से वो सीन हटाना पड़ा था जिसमें एक्ट्रेस ने भगवा रंग का कलर पहना था। आपको बता दें कि ये केवल ममता बनर्जी ही नहीं, बहुत सारी विपक्षी पार्टी भी इसके विरोध में है। उनका कहना है कि भगवा रंग का यूज करना बीजेपी को सपोर्ट करना है। कैमरा पर सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। के सदर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान देते नजर आते हैं और उन पर हमला बोलते हुए जयवीर सिंह ने साफ तौर से कह दिया है कि उनको अपने इलाज कराना चाहिए। और तो वहीं गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि यह गठबंधन अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच नाराजगी चल रही है। आगामी आने वाली लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लगातार सनातन धर्म पर हमला बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने उस तरीके जो बयान दे रहे हैं, इस तरीके साफ जाहिर होता है कि वो सनातन धर्म को कितना मानते हैं और इसीलिए उनके आए दिन बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ और कहते नजर आए हैं कैबिनेट जयवीर सिंह ने भी कई बयान दिए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के मुजफ्फरनगर में इजराइल के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में देर रात अज्ञात लोगों के द्वारा इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकाट को लेकर जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए। इस घटना के बाद जहां जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, वहीं आला अधिकारियों के द्वारा तत्काल इसमें जो लोकल यूनिट है LIU उसको एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही साथ क्षेत्रीय पुलिस के द्वारा भी वहां लगे प्रतिष्ठानों, बाजारों में CCTV कैमरों की जांच की जा रही है और उन अज्ञात लोगों का पता लगाया जा रहा है जिनके द्वारा यह हरकत की गई है। हालांकि अभी तक अधिकारियों की तरफ से इसमें कोई भी बयान नहीं आया है। आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरनगर के उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का है जहां पर अधिकतर भीड़ भाड़ रहती है। वहां पर देर रात्रि अज्ञात लोगों के द्वारा जगह जगह इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकाट को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं जब लोकल लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मामला है और इसे अपने देश, प्रदेश और अपने जिले के अंदर नहीं लाना चाहिए, बल्कि आपसी सौहार्द बनाकर रखना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन में दिख रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। अतीक और अशरफ की कुंडली लगातार प्रयागराज पुलिस खंगाल रही है और इसी कड़ी में अब अशरफ की पत्नी जैनब की एक बड़ी प्रॉपर्टी उनके नाम सुनने में आई है। इस तरह की FIR एक कराई गई है जिसमें बताया जा रहा है कि वक्फ की ज़मीन को कूटनीतिक रचना से न सिर्फ जैनब बल्कि उसके भाई ने मिली भगत से और लोगों के सहायता से वो ज़मीन अपने नाम करवा ली। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर चुकी है, इसकी जांच कर रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से प्रयागराज पुलिस लगातार अतीक अशरफ के बेनामी संपत्तियों को खंगाल रही है और कई संपत्तियां ऐसी सामने आई हैं जो किसी दूसरे के नाम पर की गई थी। अब ये एक नया मामला सामने आया है जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब पर FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि जैनब और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, फरार चल रही हैं। ऐसे में जैनब की मुश्किलें अब लगातार और बढ़ना शुरू हो गई है। इस तरह का अगर देखा जाए तो अब जैनब भी पुलिस के राडार पे आ चुकी हैं और ये करीब 50 करोड़ की जो ज़मीन है उस पर अब पुलिस की निगाहें पहुंच चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस ज़मीन को भी प्रयागराज पुलिस कुर्क करेगी। शोएब भी इंडिया वॉइस प्रयागराज। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गाजियाबाद में पुलिस की भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हुई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नदीम शाहीन।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, भूमाफिया महबूब अली के खिलाफ करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की की गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा सकता है उसकी जो जमीन बनी हुई थी, जो वहां पर मकान बने हुए थे, जो वहां पर दुकानें बनी हुई थी, उन सबको ध्वस्तीकरण किया गया है। इस कार्रवाई को करने के लिए गाजियाबाद के डीसीपी विवेक चंद्र यादव और उनके साथ एडिशनल एसपी भी मौके पर मौजूद थे। तमाम लोगों के साथ ये जो ध्वस्तीकरण किया गया है, उसके साथ साथ आपको बता दें भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, जिसमें देखा जा सकता है महबूब अली की जो गिरफ्तारी थी उसको कर ली गई थी, जिसके बाद लगातार इसकी जो जमीन थी उस पर बने हुए अवैध तरीके से निर्माण जो किया गया था उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस लगातार महबूब अली की जो संपत्ति है, जो अवैध तरीके से उगाई गई संपत्ति है, उसको लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आज भी करोड़ों रुपए की संपत्ति को तोड़ा गया है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल के साथ साथ जेसीबी और मशीन और मजदूरों को लगाकर उस जमीन को तोड़ा गया है। अपने सहयोगी के साथ मनदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। उत्तराखंड में विकास कार्य प्रगति पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी के नेतृत्व में ये विकास लगातार आगे बढ़ रहा है। युवा मुख्यमंत्री ने जो जनता से विकास का वायदा किया था, उस वायदे पर सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है। और हम देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून में जो कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश लगा सका राज्य है, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको शुरुआत से ही विकास की तस्वीर दिखाती होती नजर आएगी, तस्वीर नजर आएगी कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शुरू से यानी जहाँ से उत्तराखंड की सीमा प्रारंभ हो रही है, वहीं से आपको विकास की तस्वीर देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से राज्य सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। और शुरुआत देहरादून की टनल से होगी, जो तात्कालिक टनल के पास बनाई गई है। वहाँ से आप जब एंट्री करेंगे तो टनल के माध्यम से सीधे देहरादून में आप एंट्री करेंगे। और ये वो तस्वीर है जो आने वाले दिनों में विकास की इबादत भी बयान कर रही है और सरकार की उन योजनाओं को भी बयान कर रही है कि सरकार विकास के रास्ते पर चल रही, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिलने लगा है। आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज होगी और 2025 तक उत्तराखंड राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा। कैमरामैन असना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। धर्म नगरी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली एक वारदात आज हरिद्वार में हुई, जहां पर एक गेस्ट हाउस में देह व्यापार में लिप्त 4 महिलाओं को यहां पर पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही 3 युवकों को भी इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि वजह क्या है और पूरा मामला क्या है, अभी तक पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो वहीं जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको कोतवाली ले जाकर उनको चालान काटा गया है, साथ ही उनको जेल भेजने की भी तैयारी है। हालांकि अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार को शर्मसार करने वाले ऐसे वाक़े कोई पहला नहीं है, क्योंकि हरिद्वार का जो अगर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन हो, वो भी किसी रेड लाइट एरिया से कम नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि जो लगातार जिस तरह की पुलिस को सूचनाएं मिलती हैं और पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती है, वो भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। बरेली में समाधान दिवस पर डीएम ने लगाया दरबार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। रविंद्र कुमार ने आज तहसील समाधान दिवस मीरगंज में निरीक्षण करा। आपको बता दें, ये उनका पहला निरीक्षण था जो समाधान दिवस में मीरगंज में करा। इससे पहले वो पहले भी निरीक्षण कर चुके थे, लेकिन समाधान दिवस पर आज रविंद्र कुमार का ये पहला निरीक्षण था। यहाँ की पूरी चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था थी, सबको पता था कि ये कहाँ कहाँ पे निरीक्षण करेंगे। जिसके बाद में वो आए सभागार में, उन्होंने लोगों से यहाँ पूछा, जो आ रहे थे राहगीर, उनसे पूछा था, काफ़ी उनकी समस्याएं पूछी थी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो आ रही है राजस्व विभाग की सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं। उसके बाद में पुलिस विभाग की आई हैं, ग्राम पंचायतों की शिकायतें हैं, कुछ ज़मीनों के विवाद हैं, पूर्ति विभाग है, इनकी शिकायतें लगातार उनके पास आ रही हैं। इससे बाद में डीएम ने ये कहा है कि मैंने संबंधित अधिकारियों को जो है पूरा कह दिया है, और जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो मामला कहा गया है और उससे जल्द उसे निपटाने की बात कही, अधिकारियों से कही। उन्होंने कहा है कि अगली बार अगर कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं जैसे ही सभागार के बाद में बाहर निकले तो उसके बाद में धान क्रय केंद्र का उन्होंने निरीक्षण करा। वहाँ पे उन्होंने देखा होगा, धान की क्वालिटी देखी, वहाँ पे किसान बहुत कम तादाद में धान लेकर आए, तो लोगों
लोगों से पूछा, पत्रकारों से भी पूछा कि ये धान कम क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसी समस्या है जो किसान इधर ना आके डायरेक्ट मंडी में के धान दे रहा है। फिर उसके बाद में वो वहाँ पे मनरेगा के कार्य को देखने गए पैगा नगरी में, फिर वहाँ फतेहगंज पश्चिमी की CSC पे वहाँ के चाक चौबंद की व्यवस्था देखी और उसके बाद में बरेली चल गए। आपको बता दें डीएम के जैसी निरीक्षण की लोगों को पता चली तो उसके बाद में शिकायतकर्ता काफ़ी बढ़ गए थे। समाधान दिवस पे काफ़ी स्टॉल लगे थे और शिकायतकर्ता काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे और डीएम ने यह कहा है कि जो अगला उनका निरीक्षण होगा उसमें अगर कोई शिकायत आई तो उसके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरदोई में दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। इसके अजीबोगरीब कारनामे सामने आते हैं। आपको बता दें कि भी कुछ दिन पूर्व में ही एक दरोगा जी का शराब पीने का वीडियो देसी शराब ठेके से वायरल हुआ था, जिसमें कि दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद में दरोगा जी आज फिर 2 रिक्शे वालों से और गन्ने के जूस वालों से उधार पैसे मांग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें भी 2 दिन पहले ही दरोगा जी को बहाल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दरोगा जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो लाइन में तैनात असगर अली, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें रिक्शे वाले को अपना परिचय पत्र भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे 100 रुपए की ज़रूरत है। फिर एक गन्ने के ठेले पे जाते हैं जहाँ उस गन्ने का जूस बिकता है। उस जूस वाले से कहते हैं कि मुझे 100 रुपए दे दो और मुझे ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखना ये होगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में दबंगों की दबंगई लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। थाना विंध्याचल के पास अटल चौराहे पर, यानी इनका नाम जो था अमरावती चौराहा, इसमें अटल चौराहा रख दिया गया है। वहीं पे एक दर्दनाक घटना हुई। आपको बताते चले कि 5 से 6 लोग अज्ञात लोग भी थे और जो आपस में पुरानी रंजिश थी, जो कि एक महिला दुकानदार जो मछली कारोबार करती तो उसके दुकान पर लोग जो 6 लोग थे वो लोग गए करीबन बीती रात में 8:30 और 9 के आसपास में जो गए, जो अपने वहां सिगरेट मांगा। सिगरेट मांगते ही तो महिला ने कहा कि ये मछली की दुकान, यहाँ पे सिगरेट नहीं मिलेगा, आप आगे दुकान पे जाइए, कहीं वहां पे सिगरेट माचिस जो भी चाहिए वहां ले लीजिए। तो वो ने जो हमलावर थे, उनको जो हमला किया था, उन्हें जबरदस्ती सिगरेट मांग रहे थे। सिगरेट न देने पर उन्होंने जो मछली छीलने वाला चापड़ होता है उसी से उस महिला के गाल पर चापड़ से वार कर दिया। वार करते ही वो महिला बिलखती हुई भागने लगी तो जो उसके साथ और भी साथी वो एक अवैध रिवॉल्वर लिए थे, जो रिवॉल्वर थे उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जो कि फायरिंग मिस होके गई, एक शटर में लड़ गई है। शटर से उसकी जान को तो नहीं कुछ हो पाया, लेकिन बुरी तरीके से घायल हो गए। वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर थाना विंध्याचल के प्रभारी तो उन्होंने और CO सिटी के साथ में वहां पहुंचते हैं और वहां पे एम्बुलेंस को फोन करते हैं। एम्बुलेंस मौके पर न पहुंच के थोड़ा देर लगती है तो पुलिस ने भी दरिया दिली थोड़े से दिखाई। वहां पे अपने ही गाड़ी में बैठा कर नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र था उसमें ले गए और स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया, पर वहां के डॉक्टर ठीक तरह से इलाज करने के बजाय मिर्जापुर के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। मिर्जापुर ट्रामा सेंटर पुलिस के द्वारा और उसके परिवार के द्वारा आते हैं, वहां पे इलाज के लिए किया जाता है, पर काफी समय हो जाता है, इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो यहाँ के जो मंडल अस्पताल के चिकित्सक द्वारा यहाँ से वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। ये उनको रेफर करने का करीबन 12 से 1 की रात में बीते आधी रात हो गए थे, तो यहाँ पे रेफर कर दिया गया। अब इसकी स्थिति सामान्य है, जो हल्की जान का कोई खतरा नहीं हुआ फिलहाल, लेकिन जो जिस तरह से चोटें आई है गाल पे बुरी तरीके से आई हुआ। इसी पे जो वहां के पुलिस लोग 6 अज्ञात लोग भी थे, उन लोग इकट्ठा कर 6 लोग को गिरफ्तार कर ली गई है और उनको उचित कार्रवाई कर दी गई है। हमारे सहयोगी गौरव के साथ कमलेश। मथुरा में लगी आग का मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। कितना बड़ा आंकड़ा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। दिवाली वाले दिन मथुरा के राया कस्बे में आतिशबाजी के बाजार में भयंकर अग्निकांड हो गया था, जहां फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी भी वहां पर मौजूद नहीं थी। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको आगरा और दिल्ली के हॉस्पिटलों में रेफर कर दिया था, जिसमें आज जो है 7 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और जिला प्रशासन ने इसमें DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने
इसमें 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिनको कल डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने हटा दिया। अब इस कमेटी की जांच एडीएम प्रशासन और एडिशनल एसपी देहात इसकी जांच करेंगे और 1 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देंगे। अब देखते हैं कि इसमें कौन दोषी निकल के आता है, इन मौतों का कौन जिम्मेदार होता है, आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेता है। अब देखना यह होगा कि इस अग्निकांड में कैसे जो है ये अग्निकांड हुआ था और किस तरीके से इसमें जो है आग लगी थी। ये सारी चीजें अब जांच का विषय है, जांच में रिपोर्ट में ये सब कुछ निकल के आएगा। देखते हैं इन मौतों का कौन जिम्मेदार होता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। रायबरेली में नौटंकी के दौरान हुआ खूनी संघर्ष, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली जिले में एक मुंडन संस्कार के दौरान नौटंकी के प्रोग्राम में दर्जन भर दबंगों के द्वारा जमकर तांडव किया गया और चाकुओं से हमला करते हुए आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया गया है। बता दें, पूरा मामला रायबरेली जनपद के सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजा पिया के पूर्वा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक मुंडन संस्कार का आयोजन किया गया था और उसी में नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसके दौरान गानों की धुन पर अलग अलग फरमाइश किए जाने के दरमियान ही लगभग 1 दर्जन दबंगों के द्वारा जमकर घटनास्थल पर तांडव किया गया और जिसमें चाकुओं का खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से लगभग 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक की हालत नाजुक होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि एक पक्ष से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपराधियों के धरपकड़ के लिए टीमें गठित करते हुए उनके पकड़ने का प्रयास जारी कर चुकी है। जिसके बाद आपको बता दें, लगातार रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते आए दिन दबंग हाथ। चंदौली में छठ पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। पर्व का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि छठ पूजा का महापर्व कल से ही प्रारंभ है और आज यहाँ पे प्रति समय हम बलुआ घाट के पश्चिम वाहिनी घाट पर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने टीवी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस घाट पर आए हैं और अपनी अपनी वेदी को बनाई हुई है और साथ ही और तमाम यहाँ पे अभी जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे जी यहाँ पे भी अभी आए और एसपी साहब डॉक्टर अनिल कुमार जी भी यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ का इस घाट का निरीक्षण किया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया कि यहाँ पर कोई भी कमी न रह जाए। हर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी खास तौर से ध्यान दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि घाट के बगल में बैरिकेडिंग भी किया गया है, जिससे कि कोई भी घटना यहाँ पे घटित न हो, कोई भी उसके पार न जाने पाए, इसका विशेष तौर पर इसका ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ अगर मैं घाट की बात करूँ तो यहाँ के दृष्टिगत आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो सफाई कर्मी है इनके द्वारा यहाँ पे सफाई अभियान भी जारी है और लगातार ये सफाई किया जा रहा है, क्योंकि खासतौर से इस छठ पर्व के बाद यहाँ पे देव दीपावली का भी इस घाट पे आयोजन होता है। दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। रनौला थाना इलाके में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से अचानक सनसनी फैल गई। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को सुबह के समय रनौला थाना इलाके के बपरोला गांव में एक शमशान घाट के पीछे खाली ज़मीन पर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद पाया कि युवक के शव पर सर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए हैं। आपको बता दें कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए खुद जिले के डीसीपी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि युवक की पहचान 32 साल के विगू शाह के रूप में हुई है, जो कि वहीं आसपास के इलाके में रहा करता था और रिक्शा चालक था। परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी शामिल थे। वह रोजाना रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। मिली जानकारी के अनुसार युवक रिक्शा चला रहा था और देर रात जब घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने उनकी तलाशी शुरू कर दी, जिसके बाद अचानक परिवार को पता चला कि एक शव है, जिसके बाद पता चला कि वो शव विगू शाह का है।
फिलहाल परिवार इस मामले में हत्या का आरोप लगा रहा है। हालांकि हत्या है या हादसा, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हजारीबाग में महापर्व छठ पूजा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन आज खरना है और अभी हम हैं हजारीबाग के हृदय स्थली चौक कहे जाने वाला झंडा चौक और आप ये देख सकते हैं छठ व्रती और उसके परिजनों की खरीदारी और भीड़। ये भीड़ बतला रहा कि कितना उत्साह और उमंग है लोगों में इस बार और ये और जो भी छठ खाने के सामान है। और आप देख सकते हैं इस सदर थाना परिसर के बाहर का ये नज़ारा है कि किस तरीके से हम दिखलाना भी चाहेंगे क्या क्या ये है जो होता है अनेक प्रकार की। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सजाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विभिन्न चौक चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इंतज़ार है छठ व्रतियों का कल देर शाम पहला अर्घ का। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर और तब तक के लिए नमस्कार।